हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वाह सोलर स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल्स में हम अभी इस कंपनी के बारे में समझेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो क्या इस शेयर के माध्यम से हमें लॉन्ग रन में मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं। तो चलो समझते हैं एकदम शुरू से। और देखो गाइस, हमारी वीडियोज अक्सर लॉन्ग हो जाया करती हैं, खास करके ये फुल एनालिसिस वाली वीडियोज, क्योंकि मैं आपको एकदम डिटेल्स में अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं। तो इसलिए अगर आप भी डिटेल्स में समझना चाहते हो तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो शुरू करते हैं इंट्रो से। कंपनी का नेम है वाह सोलर लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन 2009। वाह सोलर लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ सोलर पावर जनरेशन एंड इट्स ट्रांसमिशन। तो देखो, ये जो कंपनी है ये सोलर पावर जनरेशन के अंदर काम करती है, सोलर पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन का काम करती है। ठीक है, और बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी आप इसे समझ सकते हो। मार्केट साइज की बात करें तो अप्रोक्स 300 करोड़ की मार्केट कैप है सिर्फ, और रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है। चलो आगे हम डिटेल्स में समझते हैं इनकी बिजनेस को। तो ये है बिजनेस ओवरव्यू। WSL इज अ सब्सिडरी ऑफ माधव पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो, ये माधव पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, एक सहायक कंपनी है। ठीक है, माधव पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है? देखो, विच ऑपरेट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट सेक्टर। तो इस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। अब यहाँ पर हम WSL की बात करें, यानी कि वाह सोलर लिमिटेड की बात करें, तो देखो, इट डज सोलर पावर जनरेशन बाय सेटिंग अप सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ये सोलर पावर प्रोजेक्ट की सेटअप करके उससे पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन करने का काम करती है, पावर जनरेशन करती है और फिर उसे सप्लाई करने का काम करती है। लेकिन इसके अलावा और भी ये काम करती है, यहाँ पर इन्वेस्टिंग करती है दूसरे कंपनियों में जो भी सोलर पावर जनरेशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, एंड बाय इन्वेस्टिंग इन स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज विच आर इंगेज्ड इन सोलर पावर जनरेशन एक्टिविटीज। तो यहाँ पर ये दूसरी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करती हैं जो कि सोलर पावर जनरेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब देखो, यहाँ पर एक चीज ऐड हो गया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये क्या होता है? व्हीकल यहाँ पर लिखा हुआ है तो शायद आपको इससे लगे कि कोई यहाँ पर बात की जा रही है गाड़ियों की, बस ट्रक जो भी है उसकी बात की जा रही है। तो देखो, यहाँ पर ये बात नहीं है। स्पेशल पर्पस व्हीकल को शॉर्ट में SPVs कही जाती है। ये क्या होता है आप समझो, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई एक सब्सिडरी कंपनी जो किसी विशेष कार्य या विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और वो कार्य पूरा होते ही वो SPV को क्लोज कर दी जाती है। ठीक है, तो एक विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है एक सब्सिडरी कंपनी, कोई भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वो कार्य जब पूरा हो जाता है तो फिर उसे क्लोज कर दिया जाता है, तो उसे SPV कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी SPV जो सोलर पावर जनरेशन के अंदर काम करती है और उसके अंदर ये WSL इन्वेस्ट करती है। समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है SPV। तो SPV के माध्यम से भी ये इन्वेस्टिंग करके उनसे प्रॉफिट कमाती है कंपनी। अब देखो, कंपनी इज प्लानिंग टू कमेंस इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इन सोलर प्रोजेक्ट। तो देखो, ये जो कंपनी है ये EPC बिजनेस के अंदर भी घुसने का प्लान कर रही है। इसमें क्या होता है? इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। जब कोई भी सोलर पावर की प्रोजेक्ट होती है, जैसे कोई सोलर प्लांट सेटअप करना हो, तो उसके लिए एकदम शुरू से लेकर अंत तक एकदम एंड टू एंड जो सर्विस होती है वो देने का काम करती है कंपनी, जो भी EPC कंपनियां होती हैं। मतलब कोई सोलर पावर प्लांट सेटअप करना है तो कैसे सेटअप करना है, उसकी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड पूरा काम कंप्लीट करने तक का जो काम होता है वो EPC काम कहलाता है सोलर के अंदर। ठीक है, तो उस काम के अंदर ये प्लान कर रही है एंट्री लेने की। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन देखें तो प्रोजेक्ट्स ये कुछ यहाँ पर चल रहे हैं। 10.25 मेगावाट DC। यहाँ पर देखो, कैपेसिटी ऑफ ग्राउंड माउंटेड सोलर PV पावर प्रोजेक्ट एट डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र नगर गुजरात। तो गुजरात में ये प्रोजेक्ट अंडरटेकन है। और इसके अलावा यहाँ पर 100 kWp यानी कि 100 किलोवाट पीक एट राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल ऑन बिल्ट ऑन एंड ऑपरेट बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये भी 10.25 मेगावाट DC बताई जा रही है और ये 59.8 एकड़ में है। ये भी सुरेंद्र नगर गुजरात।
नेक्स्ट यहाँ पर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो देखो सोलर पावर से इनकी जो रेवेन्यू आती है ये 60% की आती है, कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट से 7%, एमबीबी हाफ सेल सोलर मॉड्यूल से 1%, टोल कलेक्शन से 7%, एन्युटी फ्रॉम एमपीआरडीसी 25%। चलो ये हो गई रेवेन्यू ब्रेकअप। तो अभी हमने इनकी बिजनेस को समझा, अब इनके फंडामेंटल्स को समझते हैं कि कैसी कंपनी है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि काफ़ी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, और इसकी मार्केट साइज की बात करें तो देखो काफ़ी छोटी कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ 315 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। और यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, बहुत छोटी कंपनी है तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। एंड यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 29.3 है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 28 की है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो, लेकिन अगर हम पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर देखो 1.36 है, मतलब थोड़ी सी ओवर वैल्यूड भी है यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मतलब फेयर वैल्यूड के लगभग है। ठीक है, अब यहाँ पर आरओसी आरओई की बात करें तो देखो कुछ खास नहीं है, 6.7 और 5.5 की है, कुछ खास नहीं है। डेप्ट की बात करें तो 85.2 करोड़ की है, और डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हो 0.47। तो डेप्ट के लिए तो कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, अच्छी बात है कि डेप्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर हम प्लेज्ड परसेंटेज की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क फैक्टर है यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हो प्लेज्ड परसेंटेज 74.5%, लगभग समझ सकते हो 75% जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है, प्लेज्ड रखी हुई है। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं, जो मतलब शेयर होल्डिंग है, वो गिरवी रखकर अपनी कंपनी को ग्रो करती हैं, गिरवी रखकर जो पैसे उठाती हैं उसे यूज करती हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए, ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल देखा जाए तो एक रिस्क ही है कि इनके शेयर्स गिरवी पड़े हैं। अब यहाँ पर करेंट प्राइस की बात करें तो 238, बुक वैल्यू 138, एंड उसके बाद यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो लगभग 38 करोड़ की है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 238 और 39.5 है, देख सकते हो कितना अंतर है, 39.5 थी 52 वीक लो, और अभी देख सकते हो यहाँ पर 238 हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, प्रोमोटर होल्डिंग 68.5% की है, ईपीएस है 8 रुपीज़ की। चलो आगे हम देखते हैं पी चार्ट। तो देखो पी चार्ट अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो अभी अपने 5 ईयर्स में देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के पी पर ये ट्रेड कर रही है। मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी है 7.5 की, इस लेवल की। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंसी तो थोड़ी बहुत है, बाकी छोटी कंपनी है तो यहाँ पर देखो अमाउंट भी कम ही है, लेकिन ग्रो भी करना चाहिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ। अमाउंट मैटर नहीं करता है, छोटी कंपनी है तो बड़ी होगी तो अमाउंट भी बढ़ेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है। मार्च 21 में 44 करोड़ की सेल्स थी, 2022 में हो गई 46 करोड़, 23 में हो गई 49 करोड़, अभी टीटीएम में यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 47 करोड़ है। तो ये है। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में देखो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ी है। यहाँ पर देखो 4 से 8 हो गई, 4 करोड़ फिर 8 करोड़ डबल हो गई, उसके बाद फिर 10 करोड़ और 12 करोड़। तो कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को तो मिल रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। साथ ही साथ ईपीएस की भी बात करें तो देखो 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, इस प्रकार से बढ़ रही है। तो देखा जाए तो ठीक ठाक यहाँ पर पिछले कुछ साल में देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले की भी डेटा अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीनर पे खुद से विजिट करके देख सकते हो, वहाँ पर थोड़ी सी उठापटक देखने को मिल जाएगी, और भी पहले वाली डेटा देखोगे तो। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो सेल्स ग्रोथ तो कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। 10 साल में 6% की सेल्स ग्रोथ, 5 साल में -1 और 3 साल में चलो +1 है। लेकिन टीटीए में देख सकते हो -7% है सेल्स ग्रोथ, काफ़ी यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिली है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 10 साल में 2%, 5 साल में 22%, 3 साल में 75%, टीटीएम में 52%। देखा जाए तो 5 साल, 3 साल और टीटीएम की तो बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ बढ़िया है प्रॉफिट ग्रोथ, तो अच्छी इसे हम मानकर चल सकते हैं।
स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देख सकते हो यार कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। 5 साल में 69% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है और 3 साल में 80% के सीएजीआर से, 1 साल में 504% के सीएजीआर से। तो 1 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा होगा और अभी तक होल्ड कर रहे होंगे तो उनको जो रिटर्न्स हैं अप्रॉक्स यहाँ पर 500% के मिल ही रहे होंगे। चलो अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देखो कुछ खास नहीं है, 4, 3, 4, 6 इस प्रकार से, तो कुछ खास रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट के अंदर देखें तो बैलेंस शीट में यहाँ पर देखो अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि जो बोरोइंग्स है वो 85 करोड़ की है और यहाँ पर कैश रिजर्व जो है ये है 170 करोड़। तो देखा जाए तो एक पॉजिटिव यहाँ पर हम साइन मानकर चल सकते हैं इसे। और उसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखो एफआईआईज एंड डीआईआईज कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर्स एंड पब्लिक हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग फिलहाल यहाँ पर 68.46% है। लगातार देख सकते हो यहाँ पर कुछ क्वार्टर से प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स घटते हुए देखने को मिल रही है और जो भी यहाँ पर 68.46% है इसमें से लगभग 74.5% देखे थे हमने ना, तो चलो मानकर चल सकते हैं 75%, तो लगभग 75% तो यहाँ पर जो होल्डिंग है वो गिरवी है 68% में से। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो देखो पब्लिक की भी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है और पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माल लेकर बैठी हुई है, 31.54% है। बहुत ही ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर भरे हुए हैं और इस टाइप की जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं इनमें एफआईआईज एंड डीआईआईज इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऑपरेटर्स का प्ले भी बहुत ही ज़्यादा होता है, पंप एंड डंप करने का काम भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का काम बहुत ही ज़्यादा किए जाते हैं इस प्रकार की कंपनियों में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फंडामेंटल के अनुसार अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ही करना। अगर आप प्राइस को देखकर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हो और रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हो कि पिछले 1 साल में 500% के रिटर्न मिले हैं तो आगे भी मिलेंगे, तो इस प्रकार से आपको नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं इनकी चार्ट के अंदर और देखो ये अभी की अगर हम बात करें तो अभी लगातार ये अपर सर्किट के साथ बढ़ रही है। डेली के डेली यहाँ पर 5% की अपर सर्किट लग रही है और अपर सर्किट के साथ बढ़ते बढ़ते ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुँच चुकी है जो कि लगभग 238 की है। ठीक है, ऑल टाइम हाई बोलें या फिर 52 वीक हाई बोलें तो इस लेवल पर अभी पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बुद्धिमानी नहीं होगी। ऑल टाइम हाई पर कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि ये ऑपरेटर्स की भी चाल हो और इस प्रकार से पंप एंड डंप करने का काम करते हैं ऑपरेटर्स। बाई कर लिए और शेयर ऊपर उठने लगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सोचे कि यार शेयर बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो लोग ऑपरेटर्स बेचकर निकल जाते हैं और शेयर धड़ाम से गिर जाता है, लोअर सर्किट के साथ लगातार गिरता है क्योंकि सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बाइंग ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो जो आप पैसे इधर इन्वेस्ट करके रखे हो वो सेल करने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि लोअर सर्किट होती है। कोई सेलर्स तो होते हैं लेकिन बायर्स होते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार से ऑपरेटर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाते भी हैं। ध्यान में रखना इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी होगी तो थोड़ा सा वेट करना करेक्शन के लिए। लगभग जो 200 का प्राइस है यहाँ पर थोड़ी सी डिस्काउंट मिल जाएगी। इससे भी अच्छी डिस्काउंट चाहिए तो ये लगभग 150 का जो प्राइस है यहाँ तक आने देना, जो कि एक सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। अगर आप लोग ऐसी बात सोचते हो कि यार ये शेयर बहुत ही आगे निकल जाएगी तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा इन्वेस्टिंग करने का, तो फिर ये टोटली आपकी पर्सनल डिसीजन हो सकती है। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो अगर आपको इधर इस प्राइस पर भी खरीदना है तो ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। बढ़ गया तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिर गया तो आपको बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से सोच समझ कर चलना है यार। थोड़ा सा मतलब प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा लेकिन अच्छी करेक्शन पर अगर हम लोग खरीदेंगे तो थोड़ी सी हमारी कन्विक्शन होगी अच्छी, और डिस्काउंट पर खरीदें तो थोड़ी सी हमारी रिस्क भी मैनेज हो पाती है ना। तो इस प्रकार से आपको सोच समझ कर चलनी है। बाकी यहाँ पर इन्वेस्टिंग करनी है या नहीं ये आगे हम लोग अभी समझेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो शेयर है यहाँ पर अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग यहाँ पर बाइंग करना चाहते हो तो कम से कम आपको 800 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पर लॉट साइज वाला सिस्टम चल रहा है, तो इतने शेयर्स खरीदने के लिए कम से कम आपको एक बार में 2 लाख
रुपए चाहिए अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो अगर आप रिस्क ले सकते हो इतना अमाउंट की तो फिर कर सकते हो। ये टोटली आपकी रिस्क एपेटाइट के अनुसार डिपेंड करता है। अब देखो अभी तक अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं। देख सकते हो 529%, बहुत बेहतरीन रिटर्न मिले हैं 1 साल में। अगर हम ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो कुछ खास नहीं है। जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तब से अगर आप देखोगे तो कुछ खास रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मिले हैं। सो गाइज अभी यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को समझ लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या लॉन्ग रन में यहाँ पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ें समझकर चलनी है कि आपको उतने ही अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं जितना कि आप लॉस लेने को तैयार हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो अभी 800 शेयर्स की लॉट साइज चल रही है तो कम से कम आपको 2 लाख रुपीज लगाने होंगे अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग। तो क्या आप ये 2 लाख लगाकर भूलने को तैयार हो? मतलब ये 2 लाख रुपए पूरे अगर लॉस में चले जाए तो क्या इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? अगर नहीं फर्क पड़ता है तभी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर ये अमाउंट आपके लिए काफ़ी बड़ी है तो आप अवॉइड कर सकते हो इसे, ठीक है। तो फिर आपको दूर ही रहना है, क्योंकि ये जो कंपनी ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। तो जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं अक्सर इनको जो बड़े बड़े शार्क्स कंपनियां होती हैं वो निगल जाया करती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी छोटी कंपनियां भी बड़ी हो जाती हैं और उल्टा शार्क्स को ही निगल जाती हैं, वो तो अलग बात हुई। इसके अलावा यहाँ पर देखें प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर प्लेज्ड परसेंटेज तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, अप्रोक्स 75% है। इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेटर्स की भी चाल काफ़ी ज़्यादा होती हैं, पंप एंड डंप बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो जो आपके पैसे हैं 2 लाख रुपए आप लगा कर रखोगे, वो जब गिरने पे आएगी ना तो एक झटके में 2 लाख से 1 लाख पर पहुंच जाएगी। और आप बेचना भी चाहोगे तो बेच नहीं पाओगे क्योंकि लोअर सर्किट के साथ गिरेगी, तो कोई बायर्स ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप फंस जाओगे फिर। अब हम थोड़ी सी पॉजिटिव बातें भी कर लेते हैं कंपनी के बारे में। देखो अगर यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख रुपए और अगर वाकई में कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर जाती है तो आपके जो 2 लाख हैं वो 20 लाख 1 करोड़ तक भी हो सकते हैं, ईजिली हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी किस हिसाब से ग्रो करती है, किस स्पीड से ग्रो करती है, ठीक है। तो ये ईजिली 2 लाख से 2 करोड़ भी बन सकती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन उसके लिए कंपनी को ग्रो भी करना होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ऐसा नहीं है कि अभी 1 साल में 529% की रिटर्न दिए और फिर 5 साल तक फिर बैठे रह गया ऐसे ही, ऐसा नहीं। इसी प्रकार की तेजी आनी होगी कंपनी के अंदर और भी अगले 5 साल में या 10 साल में। तो तेजी भी चाहिए कंपनी की ग्रोथ में, तभी आपके जो 2 लाख हैं वो 2 करोड़ में बदल सकते हैं। जैसे अभी देखो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़। तो 300 करोड़ से 600 करोड़ भी होती है तो जो आपके अमाउंट है वो डबल हो जाएंगे। और 300 करोड़ से अगर 3000 करोड़ तक हो जाती है जो कि काफ़ी आसान है, मतलब अमाउंट देखो तो काफ़ी छोटी अमाउंट है अभी भी 3000 करोड़। तो 3000 करोड़ तक भी अगर कंपनी पहुंच जाती है तो जो आपके अमाउंट हैं वो 10 गुने हो सकते हैं। लेकिन आसान इतना भी नहीं है कि ये इतना जल्दी मतलब 3000 करोड़ तक पहुंच जाए। उसके लिए कंपनी को उस प्रकार से काम भी करना होगा, कंपनी के अंदर ग्रोथ भी चाहिए उस तरीके से, तभी यहाँ पर मार्केट कैप 300 करोड़ से 3000 करोड़ तक होगी, ठीक है। और आपके जो अमाउंट है वो 10 गुना हो जाएंगे। अगर 3000 करोड़ से यहाँ पर 30,000 करोड़ तक पहुँच जाती है तब तो यार ये जो कंपनी है ये एक मिड कैप कंपनी बन जाएगी और आपके जो रिटर्न्स हैं वो 100 गुना के लगभग हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके रिटर्न्स बन सकते हैं अगर कंपनी इस तरह से ग्रो करती है तो। लेकिन एक छोटी कंपनी है तो इस तरह से ग्रो करना इतना भी आसान नहीं होता है। 300 करोड़ से 3000 करोड़ तक पहुँचना लग सकता है थोड़ा सा आसान, लेकिन यार यहाँ पर कंपनी को ग्रो भी करना होगा उस हिसाब से। अगर अच्छी तरह से जिस तरह से अभी कुछ सालों में यहाँ पर ग्रोथ आई है वैसे ही आगे भी ग्रोथ आती है या फिर उससे भी अच्छी ग्रोथ आती है तो फिर हम मानकर चल सकते हैं कि हाँ ये 3000 करोड़ क्या यहाँ पर 30,000 करोड़ तक पहुँच सकती है, कैपेसिटी है। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार से हमने अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों को समझ लिया। एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया था कि देखो यहाँ पर FIIs एंड DIIs नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस प्रकार की कंपनियों से वो लोग दूर ही रहते हैं। होल्डिंग्स
में देखोगे तो एफआईआईज एनडीआईज मिलेंगे भी तो बहुत ही कम, एकदम पॉइंट में मिलेंगे, 0.1%, 0.2% इस प्रकार से एफआईआईज डीआईएच की होल्डिंग मिलते हैं। ये लोग मतलब ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन देखो इनकी सोच ये होती है कि चलो कंपनी थोड़ी सी ग्रो भी कर जाए, थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए, लेकिन कंपनी के अंदर ग्रोथ की कैपेसिटी है तो उस प्राइस पर भी खरीद लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी भी सोच होनी चाहिए कि चलो थोड़ी सी कंपनी बड़ी भी हो जाएगी, लेकिन अगर ग्रोथ बढ़िया है तो मैं उस प्राइस पर भी खरीदने को तैयार हूँ, और वहाँ से भी हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस प्रकार से सोच लेकर एफआईआईज एनडीआईज चलते हैं, तो आप भी इस प्रकार से सोचकर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। वास सोलर स्टॉक के ऊपर अभी हमने फुल एनालिसिस किए हैं, और कमेंट में बताना कि आपको आज की ये एनालिसिस कैसी लगी। और ये जो वीडियो है ये व्यूअर्स की डिमांड के अनुसार बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह की और भी एनालिसिस वीडियोज देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना स्टॉक का नेम कि किस स्टॉक के ऊपर आपको फुल एनालिसिस वीडियोज चाहिए। सो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।